नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले आपको हम यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है लैंग्वेज के बेस पे होता है। सीटेट जो होता है क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा फिरा के पूछता है कि बच्चा जो क्वेश्चन को पढ़ता है वही यही नहीं समझ पाता कि एग्जामिनर इससे पूछना क्या चाह रहा है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन होते हैं तार्किक होते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि ये ऑप्शन ए सही हो सकता है, बी सही हो सकता है, सी सही हो सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन को सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में किस प्रकार से लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। आपको दोस्तों इस चैनल पे 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। सबसे पहले हम सब जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है जुलाई में 7 जुलाई 2024 को, इस पेपर को हम सब सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम सब दोस्तों सबसे पहले पेपर 1 जो है दोस्तों, पेपर 1 के अंतर्गत हम सब CDB के 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आपके जो EVS है, इसके मैथ है, इसके इन सभी के 30 क्वेश्चन जो है उसको हम सब कर चुके हैं। आज हम सब जो हिंदी है दोस्तों, हिंदी के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं कि लिए हिंदी तो है, हिंदी में हम बाद में करेंगे, हिंदी तो हमको आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 सही कर जाएंगे, अगर उसको नहीं आप ध्यान देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो आप कैसे सही कर पाएंगे। अगर आपका हिंदी भी गड़बड़ा जाएगा तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। आप मैथ में कितना भी मेहनत कर लेंगे आप 30 नहीं पा सकते, लेकिन हिंदी में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें आप हिंदी में 30 में 30 पा सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप संस्कृत भी देखा जाए तो संस्कृत और हिंदी दोनों सेम है। एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसमें एक शब्द नहीं बदला हुआ है, बस वह हिंदी में लिखा रहेगा या संस्कृत में लिखा रहेगा। अगर आप हिंदी को तैयार कर लेते हैं आपका उसी के साथ साथ संस्कृत भी 30 नंबर का तैयार हो जाता है। कहने का तात्पर्य आपका 60 नंबर इसी दोनों से तैयार हो जाएगा। और ऐसे सब्जेक्ट है जो 60 के 60 आपको दे सकते हैं। इसलिए आप हिंदी को हल्के में ना लीजिए और इसे अच्छे से तैयारी करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सॉल्व करिए कि आप कितना स्कोर जा रहा है, आपका 30 में 30 जा रहा है कि नहीं, 28 जा रहा है, 25 जा रहा है, क्या जा रहा है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको सभी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं दोस्तों। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पैसेज से और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी से। जो दोस्तों गद्यांश पद्यांश दिया रहता है इसमें 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा, उसी से क्वेश्चन बने होते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होगा। आपको गद्यांश दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक से और बहुत समझ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 5 दिन क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसा नहीं, आपको उसको समझना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट इसमें आ रहा है। चलिए हमसे पहले गद्यांश को समझ लेते हैं। करें, अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमज़ोर होने से बचाती है। प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। आगे कह रहे हैं, राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदना का राजा बनिए। अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत ना हो और एक ऐसी सत्ता बनाएं जिसमें समानता हो, जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है, वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। यह तो होगा दोस्तों जो हम सब गद्यांश को पढ़े। अब इससे जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम सब सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहे हैं कि
क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहे गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में खाली जगह का बहुत महत्व है दोस्तों। किसका महत्व है? विस्तार का है, लक्ष्य का है, अंकुश का है, राजा का है। दोस्तों जो गद्यांश के अनुसार, गद्यांश किस पे फोकस कर रहा है? लक्ष्य पे कह रहा है कि जो गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में लक्ष्य का बहुत महत्व होता है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक होने का अर्थ आपको बताना है। कह रहे हैं वैचारिक प्रबुद्धता, सेकंड है दूसरों पर दया करना, थर्ड है शारीरिक सुंदरता, लास्ट है विचारों की सुंदरता। इसमें आध्यात्मिक होने का मतलब है दोस्तों, काफ़ी बार आध्यात्मिक इसमें बोला गया है, तो उसका मतलब होता है विचारों की सुंदरता होता है दोस्तों। शारीरिक सुंदरता की नहीं बात किया गया है, वैचारिक प्रबुद्धता की नहीं, दूसरों पर दया करने की बात नहीं किया गया है। इसमें जो बात किया गया है विचारों की सुंदरता का बात किया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें अध्यात्म शब्द में खाली जगह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? अध्यात्म शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अब देखिए जो आपके सीटेट में ग्रामर पूछे जाते हैं, ग्रामर का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो आपका गद्यांश पद्यांश दिया रहता है उसी से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही ग्रामर के पूछे जाते हैं। अभी तक हाईएस्ट दोस्तों 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिला गया है, लेकिन हम तो 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आपके ग्रामर से 5 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में मिल सकते हैं। अब इसमें प्रत्यय की बात की है, अध्यात्म में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अगर बात किया जाए ई प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, ता प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय है। इसमें दोस्तों अध्यात्म जो प्रत्यय है वह एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो अध्यात्म है ना, इसे हम क्या कहेंगे? आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। वही करें अध्यात्म शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, विशेषण विशेष की बात करें, मानवीय संवेदना या फिर लक्ष्य निर्माण। अब देखिए वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना, ये सब दोस्तों विशेषण विशेष के उदाहरण हैं, लेकिन लक्ष्य निर्माण दोस्तों यह आपका विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। राजा का कौन सा गुण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है मानवीय संवेदना, सेकंड ऑप्शन है अच्छे कर्म, थर्ड ऑप्शन है धर्म धीरू होना या फिर लास्ट है निर्भयता। तो अच्छे राजा का जो गुण नहीं होता है वह कौन सा है दोस्तों? इसमें आप खुद से समझिए कि देखिए इसमें क्या हो सकता है। निर्भयता हो सकता है कि धर्म धीरू। देखिए अच्छे कर्म तो राजा का अच्छा गुण होता है, अच्छे कर्म राजा को करना चाहिए, मानवीय संवेदना भी रखना चाहिए, निर्भयता भी रहनी चाहिए दोस्तों, लेकिन धर्मधीरू नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक राजा को खाली जगह है और फिर है दोस्तों, और एक बात फिर खाली जगह से नहीं डरना चाहिए। किससे नहीं डरना चाहिए? एक राजा को असमानता, समता या फिर सेकंड है वैचारिक सुंदरता, लक्ष्य निर्माण, थर्ड है अध्यात्म या फिर अन्याय, लास्ट है अन्याय अधर्म। एक राजा को दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा? दोनों जगह कौन सा शब्द सेट हो सकता है? तो राइट आंसर इसमें दोस्तों एक राजा को अन्याय और दोस्तों अधर्म से नहीं डरना चाहिए। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर आप यहाँ पे रख देते एक राजा को असमानता और समता से नहीं डरना चाहिए दोस्तों, इसमें ये गलत हो जाएगा। वैचारिक सुंदरता, लक्ष्य ये भी, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है फोर्थ है एक राजा को दोस्तों अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? ऑप्शन है पहला शुद्ध विचार, अंकुश लगाना, थर्ड है वो सेकंड है अच्छे कार्य, दान कहना, थर्ड है शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, लास्ट है समता और समानता। किसकी बात किया गया दोस्तों? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, शुद्ध विचार और अच्छे कर्म की बात किया गया। राजा का मतलब ये नहीं कि आप
निर्दयी हो जाए। तो राजा का मतलब होता है कि आप अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म हों, आपके अच्छे विचार हों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राजा बनने के लिए खाली जगह की राह पर अग्रसर होना होगा दोस्तों। किसकी राह पर अग्रसर होना होगा? प्रगति पर, अध्यात्म में, सत्य पे या फिर कल्याण में। राजा बनने के लिए किस राह पर अग्रसर होना होगा दोस्तों? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर अध्यात्म दोस्तों। शुरू में अध्यात्म की बात किया गया, अध्यात्म से दोस्तों ऑप्शन इज सेकंड इज राइट आंसर। राजा बनने के लिए अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना होगा। अब देखिए, आप यह भी कह सकते हैं राजा बनने के सत्य की राह पे चलना चाहिए, कल्याण प्रगति का भी सही होगा। लेकिन जो आपके गद्यांश में दिया गया है उसके हिसाब से बताना है आपको, ना कि अपना दिमाग लगाना है इसमें। आपको ज़्यादा से इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन आपको उसी गद्यांश से ही एकदम एग्जैक्ट फंस जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से फंस जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने दिमाग से इसका जवाब देना पड़ता है। तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी गद्यांश से ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे अपने मन का राजा होने से तात्पर्य दोस्तों। पहला ऑप्शन है दूसरे पर अंकुश लगाना, सेकंड ऑप्शन है अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, थर्ड ऑप्शन है मन को नियंत्रित करना, लास्ट है अपने जीवन पर अंकुश लगाना। अपने मन का राजा होने का मतलब क्या होता है? अपने कहीं बोलते नहीं कि वो अपने मन के राजा हैं दोस्तों। मन को नियंत्रित करना दोस्तों। अपने मन का राजा होने का मतलब हमारा मन नियंत्रित है, हमको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, मतलब हमारा मन हमारे कंट्रोल है। यही होता है मन को नियंत्रित करना, मतलब अपने मन के राजा। अब इसके बाद हम सब दोस्तों कविता दिया गया है, कविता को आपको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन बने उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए हम सब कविता को पढ़ते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए, 100 से लेकर दोस्तों 1 से 5 तक, मतलब 6 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। करें गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यार यह एक मिनट दोस्तों, हाँ, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीनो दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने 10 दिशाओं वीरों के इस गाने से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। यह तो कविता हो गया। अभी से जो क्वेश्चन बना हुआ, क्वेश्चन पे हम सब बढ़ते हैं। हाँ, यही आपको बताते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। करें भारत देश की क्या विशेषता है? ऑप्शन है उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, दक्षिण में अरब सागर हैं, थर्ड है दक्षिण में हिंद महासागर हैं, लास्ट है उत्तर में सुंदर वादियाँ हैं। तो भारत देश की क्या विशेषता है, विशेषता आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा दक्षिण दोस्तों हिंद महासागर है। जैसे कि आप जानते होंगे जो भारत है, भारत के दक्षिण तरफ कौन सा है? दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर है। बाकी प्रहरी खड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि उत्तर में प्रहरी के रूप में हिमालय खड़ा है तो फिर वह सही होता, लेकिन वहाँ प्रहरी की बात किया गया है। और जो प्रहरी शब्द है किसके लिए यूज़ किया गया है? हिमालय के लिए यूज़ किया गया है दोस्तों, इसलिए जानते रहिए। दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया भी होगा ना कि दक्षिण में इसके लिए विशेष है हिंद महासागर। यहाँ पे देखिए ना एग्जैक्ट यही लिखा गया है, आपको इसके हिसाब से जवाब देना है। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, तो वही विशेषता पूछे हैं तो वही हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कविता में किस संदेश की बात की गई है? पहला ऑप्शन है सुख से जीवन जियो, सेकंड है दूसरे को जीने दो, थर्ड है दुखों से घबराना नहीं है, लास्ट है जियो और जीने दो। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ दोस्तों, जियो और जीनो दो का मतलब कविता में कहा गया है कि जियो और जीने दो। अगला है, इसमें संधि विच्छेद बताना है आपको। हिमालय का संधि विच्छेद आप बताइए। देखिए आपके ग्रामर से क्वेश्चन है ये। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? कह रहे हैं हिम धन आलय, सेकंड है हिम प्लस आलय, थर्ड है हिम प्लस
हिम प्लस अलय, लास्ट है हिम प्लस हिमा प्लस आलय। तो हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है वह होगा दोस्तों हिम प्लस आलय, मतलब हिमालय। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कविता में किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है? कविता में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? पहला फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव। दोस्तों कविता में जो जिस महान पुरुष का उल्लेख किया गया है तो वह है आपके महात्मा गांधी। देखिए योगदान सबका है, आज़ाद का है, राजगुरु का है, सुखदेव का है, लेकिन आप यहाँ पे कविता में देखेंगे, एक मिनट देखिए कविता में आप देखेंगे तो किसका उल्लेख है? गांधी का है, तिलक का है, सुभाष का है, जवाहर का है, इन सब का जिक्र किया गया है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का या फिर राजगुरु का, सुखदेव का, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किनका उल्लेख है? महात्मा गांधी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? ऑप्शन है फर्स्ट जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, सेकंड है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, थर्ड है जिन्होंने दूसरे के सुख की प्रार्थना की, लास्ट है जिन्होंने 10 दिशाओं का भ्रमण किया। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिए। दोस्तों इन कविता में उन्हीं का बात किया गया है कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पेडागोजी की लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद गद्यांश पद्यांश के ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सब शुरू करेंगे आपके जो पेडागोजी है। वीर का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? बहुवचन रूप का आपको बताना है वीर का। वीर का वीरों, वीर, वीरा या फिर वीरांगना। तो वीर का जो बहुवचन होगा वह आपका होगा वीर। वीर का बहुवचन क्या होगा? ना वीर ही होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब हम सब शुरू करते हैं, एक मिनट दोस्तों, जो पेडागोजी के क्वेश्चन है। करें किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार का मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है मदद, स्कैफोल्डिंग, सेकंड है सहपाठी शिक्षण, थर्ड है सहपाठी परामर्श या फिर लास्ट है टीम शिक्षण। कहने का तात्पर्य है कि एक बच्ची है या फिर बच्चा है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी, उसको पढ़ने के बाद भी एक बालिका अपने आप से नहीं लिख पा रही है, हालांकि जब वह अपने सहपाठियों से, वयस्कों से मदद लेती है, मार्गदर्शन में लिख लेती है, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो लिख लेती है। इस प्रकार के प्रदर्शन को क्या कहेंगे? देखिए जो आपके एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत प्रचलित ही मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोस्की, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था पाड़। अब पाड़ जो है दोस्तों, जो वाइगोस्की महोदय हैं दोस्तों, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ZPD, और उन्होंने दोस्तों पाड़ को भी सिद्धांत दिया है। पाड़ के बारे में बताया है। पाड़ का मतलब होता है जो आपका इसके फोल्डिंग है, मदद लिखा गया है, इसी को आप पाड़ के नाम से जानते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी मिलेगा ये पाड़ से ही मिलेगा। यहाँ पे आपको अलग बात है कि मदद लिखा गया है, मदद के साथ साथ वह इंग्लिश में इसके फोल्डिंग भी लिखा गया है, जिसका मतलब होता है पाड़ देना। पाड़ का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ बताना चाह रहा है, उसको आ भी रहा है लेकिन वह बता नहीं पा रहा है, फंस जा रहा है। एक टीचर होने के नाते अगर आप उसे थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा मदद कर देंगे, वह अपने आंसर पे पहुंच जाएगा। यही होता है पाड़ देना। आप जानते रहे इसकी बात किया किसने है, कौन से मनोवैज्ञानिक? लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन है मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, थर्ड है गत्यात्मक कौशल अधिगम, लास्ट है संरचना अधिगम। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवधारणा अधिगम। दोस्तों यही आंसर इसमें राइट है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की
उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? कह रही कि आप एक टीचर हैं, एक बच्चा कुछ शब्द लिखा गया है लेकिन आप उसे प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन बच्चा कुछ शब्द गलत लिखा है, उसके बाद भी आप प्रशंसा करें। यह कौन सा कौशल है, कौन से उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, रचनावादी, संरचनात्मक। तो दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर समग्र भाषा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब ऐसा नहीं आप बच्चा कोई दो शब्द गलत लिख दिए आप उसे डांटने लगे तो दोबारा वह लिखेगा लेकिन आपको दिखाएगा ही नहीं, या फिर वह एकदम हीन होकर बैठा रहेगा। तो दोस्तों आप इसे प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करने में ही बताइए कि देखिए बेटा आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करिए, इसे चेक करिए क्या लिखा गया है। इस प्रकार से आपको कहना है। ऐसा नहीं कि कोई शब्द मिला वह सब शब्द सही लिखा है, दो गलत लिखा उसके लिए आप लगे डांटने, तो ऐसा आपको नहीं कहना है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको खुद से सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बिना ऑप्शन ही देखे बताइए। आप सिंपल से सोचिए कि आप मान लीजिए आप यूपी से हैं, यूपी से आप टीचर हुए, प्राइमरी के टीचर हुए, आपकी नियुक्ति लग गई मान लीजिए केबीएस के थ्रू में, आप चले गए दूसरे स्टेट जहाँ पे जैसे नागालैंड की तरफ चले गए, तमिलनाडु की तरफ चले गए, इस तरफ आपकी नियुक्ति हो गई। अब आप तो चूँकि आपको हिंदी आ रही है, वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे। अब आप एक टीचर होने के नाते कैसे अपने आप को वहाँ पे सरवाइव करेंगे? क्या आप पे सभी बच्चों को कहेंगे सब बच्चों आज से हिंदी पढ़ना शुरू कर दो, या फिर उन बच्चों की भाषा में पढ़ाएं, या फिर आप वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे? तो इस बहुत प्रकार से ऑप्शन बन सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन बना हुआ है। पहला ऑप्शन है किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन देना चाहिए। करें आप वहाँ से ट्रांसफ़र ले लीजिए ऐसी जगह जहाँ पे हिंदी चलती हो। क्या एक टीचर होने के नाते आप ऐसा करेंगे? ऐसा आप नहीं कर सकते। सेकंड है बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। अभी तक ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन हम देखते हैं। अंग्रेजी में संप्रेषण कराना चाहिए। क्या बच्चा आप पे हिंदी जान रहे हैं, बच्चा दूसरी भाषा जान रहा है, आप इंग्लिश में शुरू कर दें, इंग्लिश में चलिए पढ़िए, तो ऐसा ये संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको दूसरी भाषा नहीं आ रहा है, आप बच्चों को ही कहिए कि आप तुम ही हिंदी सीख लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसमें यही हो जाएगा, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में आप इस्तेमाल करिए और शिक्षण आरंभ करिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहनपूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल खाली है बोध है। दोस्तों करें जब आप जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप सरसरी निगाहों से पढ़ के हटा देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसे आप गहन पठन करते हैं। वही कह रहे हैं कि पढ़ने के कौशल बोध है क्या है दोस्तों? वैश्विक है, स्थानीय है, निष्कर्षात्मक है, या फिर मूल्यांकन परक है। राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, स्थानीय है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? किसकी बात करें? निदानात्मक की बात करें हैं। पहला है ऑप्शन है योगात्मक आकलन के लिए योजनाएं प्रश्न बनाना। सेकंड है अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। थर्ड है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। लास्ट है विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, जो कि कह रहा है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। अब हम किसी चीज़ को पता करना चाह रहे हैं, अगर निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसका यही मतलब होता है कि बच्चा हम पता करें कि बच्चा
कोई चीज़ कितना जान रहा है, जो नहीं जान रहा है उसे हम कैसे बताएं, इसको समझना चाहिए। अब ऐसे नहीं आप बच्चे को पूरा 1 साल तक लगातार आए सैम्पल पे पढ़ा के चले जा रहे हैं, लास्ट में आपको पता चला कि बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा है, आपकी पूरी 1 साल की मेहनत दाढ़ चली जाएगी। इसलिए आप बीच बीच में परीक्षण करते रहिए बच्चों को, बच्चा कहाँ तक सीख रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? किसकी बात करें? पाठ्यपुस्तक की बात करें। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया? एकमात्र आ गया, और एकमात्र कैसा शब्द है? नेगेटिव शब्द है, इसे तुरंत काट दीजिए। जहाँ पे केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए, एकमात्र आ जाए, यह सब आपके नेगेटिव शब्द हैं। अगला है यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं। थर्ड है यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। लास्ट है पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। कह रहे हैं सिर्फ आप जो पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ेंगे, पाठ्यपुस्तक का जो स्थान है और कोई नहीं ले सकता। यह सही है? ये भी नहीं सही, थर्ड भी नहीं सही है, लास्ट है वो सेकंड इज राइट आंसर। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापक के साथ सामग्री का संवेद पठन। थर्ड है सेकंड है कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन। थर्ड है रोल प्ले में भाग लेना। लास्ट है नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड, रोल प्ले में भाग लेना। दोस्तों जो इसमें कह क्या रहे थे, कक्षाई अभ्यास में विद्यार्थी मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। क्या करेगा? रोल प्ले में भाग लेना। अब जब कोई आप नाटक के माध्यम से किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, कोई कविता किस्सा कहानी के जरिए सिखा रहे हैं, तो यही तो रोल प्ले करना। तो भाग लेना ये आपका मौखिक भाषा में विकास करेगा। अब जैसे कोई नाटक मंचन हो रहा है तो उसमें कौन सी भाषा का विकास होता है? जो मौखिक भाषा होती है उसी का विकास होता है। तो ये होता है रोल प्ले के जरिए हम मौखिक भाषा का विकास करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध। सेकंड है शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। थर्ड है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। लास्ट है भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार के अंतर्निहित संबंध नहीं है। दोस्तों ऑप्शन यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले खाली जगह उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करने चाहिए, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। देखिए एक शब्द आपको ड्रिल मिला है, ड्रिल जहाँ पे भी मिले यह नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिए, वो ऑप्शन सही नहीं होगा आपका। ड्रिल जिसमें है कह रहे हैं कि उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, निगमनात्मक, देखिए यहाँ पर नियम की बात कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है। तो क्योंकि नियम की बात करें तो जाहिर सी बात है ना, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। हमें सबसे व्याकरण पढ़ाने से पहले हमको क्या करना चाहिए? नियम को प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पहले खाली जगह करें, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, क्या है? व्याख्या कहना, विश्लेषण कहना, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। तो जो कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तथ्यों से आगे कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? पाठ्य सामग्री का विस्तार ही करना। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों के स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। किसकी बात करें? स्वच्छंद लेखन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेकंड है, शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। थर्ड है, शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। लास्ट है, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों के प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और प्रोत्साहित आपका कौन सा कैसा शब्द है? पार्श्व शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन है, पहला विस्तृत पठन, सेकंड है बारीकी से पठन, थर्ड है सरसरी तौर से पठन, या फिर लास्ट है गहन पठन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गहन पठन की बात करें आप 5 के अध्यापक हैं, विद्यार्थियों की सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए करें। उसके बाद आप संदर्भ प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। यह बच्चा जब गहन से पढ़ेगा, गहन तरीके से पढ़ेगा, तभी तो उसका जवाब दे पाएगा। इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब खाली जगह है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं। सेकंड है, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए। थर्ड है, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। लास्ट है, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। दोस्तों, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है। दोस्तों, भाषा तभी बच्चा सीखेगा जब उसे परिवेश मिला जाएगा। अभी बालक को कोई कहीं ऐसी जगह पे लेकर चले जाए जहाँ पे सभी लोग गाली देते हों, बच्चा तुरंत गाली सीख जाएगा। लेकिन जहाँ पे कई अच्छी बातें होती हों तो वहाँ पे बच्चा अच्छी बातें सीख जाएगा। यही कह रहे हैं, परिवेश जो है बच्चे की भाषा के विकास में परिवेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? किसकी बात करें? मातृभाषा की। प्राकृतिक की है, द्विभाषिक की है, श्रव्य भाषिक की है, प्रत्यक्ष की है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा यह प्रत्यक्ष है। दोस्तों, डायरेक्ट है। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष। इसी के साथ आज हम सब दोस्तों जो आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।